स्टूडेंट्स हमने ऑर्गन पाइप डिस्कस कर लिया था। उसके बाद देखिए जस्ट नेक्स्ट जो है हम एंड करेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी जो हमने आइडियलाइज सिचुएशन में ड्रॉ किया था कि जो भी मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई जो भी ओपन एंड है तो वहाँ पे एक एंटीनोड बनेगा। प्रैक्टिकली एंटीनोड ऑकर स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड, ठीक है। तो इसलिए कुछ एंड करेक्शन हमें ऐड ऑन करना पड़ता है विद ज्योमेट्रिकल लेंथ। देखिए बच्चों, द एक्चुअल सिचुएशन इज कि हम कहेंगे एंड करेक्शन का यूज क्या है। बेसिकली एंटीनोड ऑकर slightly outside the open end, ठीक है। तो एक पाइप में जितने भी ओपन एंड होंगे तो वो जो करेक्शन हमें उसको एड ऑन करना पड़ता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों कि अगर मान के चलो एक सिंगल ओपन एंड है, ये देखिए ये क्लोज्ड पाइप है, सपोज करो ये क्लोज्ड पाइप है एलसी, तो इसका ज्योमेट्रिकल एंड यहां पर है। अभी तक जो हमने फिगर ड्रॉ किया था, यानी जो ओपन एंड पर एंटीनोड दिखा, सपोज करो फंडामेंटल को ही मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था। तो ये एजम्पशन हमने किया था, एज्यूम किया था कि बेसिकली एंटीनोड जस्ट इज ऑकरिंग एट द ज्योमेट्रिकल एंड, बट प्रैक्टिकली ये पाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स कि ये है, सपोज करो कि वन एंड क्लोज्ड पाइप, ये क्लोज्ड पाइप है एलसी जिसका लेंथ है। प्रैक्टिकली जो एंटीनोड है वो स्लाइटली बाहर यानी यहां पर ऑकर होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है। तो देखो यही बात मैं कह रहा था कि ज्योमेट्रिकल एंड से थोड़ा सा बाहर, तो इसी को हम स्मॉल ई एज एंड करेक्शन लिखते हैं। तो बात ऑब्वियस है कि अगर एक एंड ओपन है तो आप जैसे ओपन पाइप में होता है तो आप एक एंड करेक्शन ऐड करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो लेंथ इफेक्टिव आप अगर लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल लेंथ दैट इज एल सी प्लस वन एंड करेक्शन। एंड रिमेंबर एंड करेक्शन ई जो हमें ऐड करना है विच इज 0.3 टाइम्स द डायमीटर, और वी कैन से 0.6 टाइम्स द क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ द ट्यूब। आप समझ रहे हैं ना बच्चों, जैसे कि मान के चलो ये पाइप है तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये होता है, इसका जो डायमीटर है उसको मैंने स्मॉल डी लिखा है और इसी का जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है उसको मैंने स्मॉल आर लिखा है। सो टू से कि ये जो डायमेंशन है, देखो बेसिकली जो विड्थ ऑफ द पाइप है इसको हम कहेंगे दिस शुड बी द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो किसी क्वेश्चन में अगर ये डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है क्वेश्चन में तो आपको एंड करेक्शन मतलब लगाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बताइए व्हाट शुड हैपन इन केस ऑफ बोथ एंड ओपन, यानी अगर ओपन पाइप की बात की जाए, ओपन पाइप के लिए कितने एंड ओपन होते हैं? ऑब्वियस सी बात है दो एंड ओपन होते हैं। ये देखिए मान के चलो ये एल ओ है। अब बताओ आइडियल सिचुएशन में हमने फिगर कैसे ड्रॉ किया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। टेक फंडामेंटल सिचुएशन, फंडामेंटल में हमने ये ड्रॉ किया था कि यहाँ पे एक एंटीनोड है और दूसरे एंड पर एक एंटीनोड है, तो इस तरीके से हमने फंडामेंटल मोड ड्रॉ किया था। बट जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली एंटीनोड जो है दैट ऑकर स्लाइटली बियॉन्ड द ज्योमेट्रिकल एंड, मतलब स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हो कि देखो ये ओपन पाइप है जिसके पास दो ओपन एंड है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है, एंटीनोड जैसे लेफ्ट एंड पे इट विल ऑकर समवेयर हेयर और राइट एंड पे इट विल बी ऑकरिंग हेयर। तो एक्चुअल फिगर यहाँ पे इस तरीके से होनी चाहिए, स्लाइटली बियॉन्ड। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जैसे। अब आप देखिए यहाँ तक तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इस पाइप का यहाँ तक ज्योमेट्रिकल लेंथ है, तो इसको हम कहेंगे एल ओ जो हमने आइडियलिस्टिक सिचुएशन में लिया है। तो दोनों एंड्स ओपन है, यहाँ से एक एंड करेक्शन, यहाँ से एक एंड करेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ओपन पाइप इफेक्टिव लेंथ जो हमें काउंट करना है इट शुड बी इक्वल्स टू, क्या बताइए, एल नॉट प्लस टू एंड करेक्शन, बिकॉज इसके पास दो एंड्स है ना। इफ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो आइडियल सिचुएशन में हम लिखते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या लिखोगे, हम जानते हैं वी राइट V अपॉन 4LC, ऐसे लिखते हो ना। बट अगर एंड करेक्शन को कंसिडर करेंगे आप तो आपको लिखना चाहिए V अपॉन 4 LC नहीं LC प्लस
वन एंड करेक्शन। डोंट फॉरगेट वन एंड करेक्शन मतलब क्या होगा, इट शुड बी ईदर 0.6R और 0.3D, जबकि टू एंड करेक्शन बच्चों इसी का डबल कर दीजिए आप, इट शुड बी 0.6D और 1.2R। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हमें कोई इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछे फॉर द ओपन पाइप, यूजुअली हम लिखते हैं V/4 2 टाइम्स LO। यहाँ पे मॉडिफाइड विथ कंसिडरेशन ऑफ एंड करेक्शन हमें लिखना चाहिए V/2 L0 प्लस क्या 2E। ठीक है, तो ये करेक्शंस आप देखेंगे। मैंने आपको जो नोट्स दिया है उसमें हमने लिखा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्ड टू मॉडिफाइड लेंथ एंड करेक्शन कंसिडर करके nth जो वाइब्रेशन मोड है, यानी nth हार्मोनिक के लिए हमें किस तरीके से फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। ऑलराइट, तो बच्चों इसके बाद जस्ट देखो हम पढ़ेंगे अबाउट रेजोनेंस ट्यूब। प्रीवियसली हमने फोर्स्ड ऑसिलेशन में पढ़ा था कि रेजोनेंस फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस ऑकर्स व्हेन frequency of the external periodic force just matches with the becomes very close to the frequency of the natural frequency of the oscillator, so suddenly there is a rise in amplitude। all right, तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बच्चों इसका पर्पस है बेसिकली टू डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर। ठीक है, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कह सकते हो किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो कहोगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और देखो अगर सब पार्ट देखा जाए तो मोर एक्यूरेटली इट शुड बी रेजोनेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या बेसिकली होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मैंने आपको नोट्स में एक्सप्लेन किया है। बेसिकली बच्चों यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी नोन होनी चाहिए, ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी, सपोज करो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क है F0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसे वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर रखते हैं। पहले तो ये एयर कॉलम है, देखो इसको एक ट्यूब के अंदर यहाँ पे देयर शुड बी a valve properly arranged so that we can outlet the water inside। ऑलराइट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाइप को बच्चों फिल टू द ब्रिम, यानी टॉप तक बिल्कुल इसको हम फिल कर देंगे, टॉप तक फिल कर देंगे इससे पहले हम। ठीक है, और देखिए इसके नियर इट्स माउथ हम ट्यूनिंग फॉर्क को, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को प्लेस करेंगे। इट शुड वाइब्रेट इन ए वर्टिकल प्लेन, मतलब मान के चलो ये आपके रेजोनेंस ट्यूब है, ट्यूनिंग फॉर्क की ये दोनों प्रॉन्ग्स है, दे शुड वाइब्रेट इन दिस मैनर, नॉट इन दिस मैनर, इस तरीके से नहीं, इट शुड बी वाइब्रेटिंग इन दिस मैनर। ठीक है, तो अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क को ड्रॉ करता हूं बच्चों, देखो यहां पर ये इसके प्रॉन्ग्स है, याद रखना फ्रीक्वेंसी F0 इज नोन टू अस, तो स्टार्टिंग में इट इज फिल टू द ब्रिम। ऑलराइट, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस वाल्व, इस वाल्व को ओपन करेंगे और धीरे धीरे वाटर के लेवल को डिप कराएंगे। तो धीरे धीरे मान के चलो वाटर का लेवल का डिप हो गया। ठीक है, तो हमें साउंड जो है वो लाउडर सुनाई देगा, वी कैन हर्ड लाउडर साउंड, तो वहां पे हम समझ जाएंगे इट्स ए फेनोमेना ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए यहाँ पे वाइब्रेटर इन ऑसिलेटर कौन है बच्चों, ऑब्वियस ही बात है कि वाटर का लेवल यहाँ तक डिप कर गया, इजंट इट। तो इसके ऊपर का जो एयर कॉलम है दैट इज द वाइब्रेटर, और कह सकते हो ऑसिलेटर, और ये दिस इज द प्रोवाइडर ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर लेंथ ऊपर से लेके इसको हम रीड करेंगे कि लेंथ L1 है, जब लेंथ L1 आया तो अचानक साउंड मतलब लाउडनेस इंक्रीज हो गया है। तो हम यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं कि देयर मस्ट बी वेव फॉर्म्ड इन दिस वे, कि इस तरीके से मान के चलो कंसिडरिंग एंड करेक्शन बच्चों, द फर्स्ट जो रेजोनेंस ऑकर इन दिस वे, इस तरीके से। ठीक है, देखो
मैंने एंटी नोड को जैसे एंड करेक्शन के साथ थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एंड से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने एंड करेक्शन मान लिया है ई है, जबकि जो रीडिंग है बच्चों वो ज्योमेट्रिकल लेंथ है ऑफ द पाइप जहाँ पे रेजोनेंस इज ऑकरिंग, अचानक साउंड का बढ़ जाना। तो दिस इज ऑकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप क्या इक्वेशन मैनेज कर सकते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पर बेसिकली हम कहेंगे कि जो ये लेंथ प्लस एंड करेक्शन जो इफेक्टिव लेंथ है, हम कह सकते हैं कि L1 प्लस ई जो है दैट शुड बी इक्वल्स टू हाफ लूप, मतलब लैम्डा बाई 4। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, कीप इट। ऑलराइट, उसके बाद देखिए धीरे धीरे वाटर का लेवल और हम डाउन करवाएंगे। वाटर का लेवल डाउन कराएंगे तो बच्चों इसको डिप कराएंगे तो क्या होगा, बीच में कहीं भी लाउडर साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। फिर एक लेवल यहाँ पर आएगा, एक अनदर लेवल जहाँ पे आपको अचानक फिर से लाउडर साउंड यू कैन हियर। तो बच्चों दिस इज द नेक्स्ट पॉसिबल रेजोनेंस कंडीशन। ये देखिए ये पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है कि ओपन एंड से यहाँ पर जो लेवल ऑफ वाटर का मतलब ये जो लेंथ है इसे हमें रीडिंग में लेना पड़ेगा। लेट मी कॉल इट एज L2। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितने लूप से आप काउंट कीजिए, दिस इज 1 लूप एंड दिस इज हाफ लूप। तो हम कहेंगे दैट मीन्स L2 प्लस एंड करेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 1 लूप प्लस हाफ लूप। टोटल कितने हो गए बच्चों? 3/2 लूप। तो 3/2 लूप मतलब अच्छी तरीके से जानते हो कि 3/4 ऑफ लैम्डा। तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। ऑलराइट, अब आप क्या करोगे, देखो वाई रेजोनेंस इज ऑकरिंग। इट्स ऑब्वियस टू से दैट कि इस एयर कॉलम का जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी मैचिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क जो कि नोन है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी है अंडर रेजोनेंस कंडीशन वो भी किसके जैसा है बच्चों, वो भी ट्यूनिंग फॉर्क का जैसा है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में स्टूडेंट्स दिस इज 3 लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा 4। इफ यू सब्सट्रैक्ट देम यू विल गेट लैम्डा बाई 2 एंड ऑन वन साइड this minus this will give you the difference of the readings L2 minus L1। end correction देखो अपने आप कैंसिल हो गया है। From that we can estimate, we can go for this lambda equals to 2 times the length difference L2 minus L1। सही है, ये तो हो गया लैम्डा। अब बताइए मुझे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर इनटू करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हेन रेजोनेंस ऑकर्स, व्हेन frequency of the oscillator becomes or matches with the frequency of the external periodic force। यहाँ पे जो ट्यूनिंग फॉर्क है that is the provider of external periodic force जिसका फ्रीक्वेंसी बच्चों नोन है, तो ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस कंडीशन में इसका फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे आप लिखोगे f इंटू लैम्डा, ये है लैम्डा। ऑलराइट, तो हमें मिलेगा ट्वाइस f0 जो कि नोन फ्रीक्वेंसी है L2 माइनस L1। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखिए बच्चों हमें ये मिला है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू दिस एयर कॉलम शुड बी इक्वेटेड टू ट्वाइस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच इज प्रीवियसली नोन टू अस, और यहाँ पे सिर्फ हमें L2 और L1 का रीडिंग्स लेना है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, सजेस्ट यू टू रिमेंबर। ऑलराइट, अब ये दोनों देखो दोनों हैं, उसके बाद इन्हीं के मदद से हम एंड करेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आई मीन टू से देखो ये दोनों आपके पास इक्वेशंस हैं, इसमें लैम्डा और ई जो है वो अननोन है, तो हम L1 एंड L2 इज नोन टू अस। तो एक बार तो हमने लैम्डा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब लैम्डा का ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो और इफ यू ट्राई टू सॉल्व फॉर व्हाट, इफ यू ट्राई टू सॉल्व फॉर ई, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 अपॉन L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। बच्चों ये आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि ये आप जरूर याद रखना, एंड करेक्शन का ये फॉर्मूला फ्रॉम द 2 करस्पॉन्डिंग लेंथ्स। ऑलराइट, तो 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फंडामेंटल इसका समझना है कि एयर कॉलम का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगा तभी रेजोनेंस विल ऑकर। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग से ही नोन टू अस है बिफोर द एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, L1 और L2 जो है वो हमें रीडिंग्स लेना है कि दोनों पॉइंट्स, दोनों लेंथ जो है जहाँ पर साउंड जो है ट्यूनिंग फॉर्क का अचानक लाउडर हो गया है, दैट इज रेजोनेंस ऑकर्ड हम कह सकते हैं बच्चों। तो ये रेजोनेंस ट्यूब है। तो यहाँ पर आप को क्वेश्चंस
मैं जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस दूंगा उन्हें सॉल्व करना है। बस बेसिकली इसी चीज़ को आपको समझकर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, रेजोनेंस ट्यूब के बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, बीट्स के बारे में सोचते हैं और ट्यूनिंग फॉर्क के लिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपने भी पहले भी पढ़ा होगा कि बीट्स में ट्यूनिंग फॉर्क वाले क्वेश्चन आते हैं और ये यूजुअली पूछा जाता है कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क इज लोडेड विद वैक्स या इट इज़ फाइल्ड। फाइल्ड मतलब किसी फाइल के अंदर बंद करना नहीं है। फाइल वर्क आपने देखा होगा जो कारपेंट्री यूज करते हैं, जो फाइल से रगड़ना है ना, मतलब इट रब्ड विद द फाइल, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, इसमें दो प्रोसेस है आपको समझना है। एक तो लोडेड विद वैक्स, यानी उसके प्रोंग्स को अगर लोड कर दो विद सम वैक्स तो क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी बच्चों कम हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सिंग या इवन आप लोडिंग भी कह सकते हो, वैक्सिंग और लोडिंग, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो कि प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये देखो ट्यूनिंग फॉर्क है, इफ द प्रोंग्स आर लोडेड विद सम वैक्स, ठीक है, देन क्या होगा, इसका जो भी विदाउट वैक्स जो फ्रीक्वेंसी है, विथ वैक्स जो फ्रीक्वेंसी है, वो लोडेड होने के बाद वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी का देखो ये लाइन है, दिस इज द लाइन ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इस तरह बढ़ रहा है। तो बेसिकली बच्चों ट्यूनिंग फॉर्क का ये स्टेटस था विदाउट लोडिंग, तो लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी इस तरफ मूव करेगा, ये है लोडिंग के बाद फ्रीक्वेंसी विल डिप डाउन। तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी सपोज टू गो बैकवर्ड्स। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए किसी ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज, ठीक है बच्चों। अगर आपने स्लाइटली लोडेड वैक्स किया है तो स्लाइटली लोडिंग पे इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होकर 258 हो जाएगा। मोर एंड मोर अगर लोडिंग करोगे तो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे डिप करके यहाँ पर इट विल बी मोर एंड मोर लेस, सपोज करो ये 252 हर्ट्ज तक आ गया। मतलब जितना ज़्यादा लोडिंग करोगे, तो किसी भी क्वेश्चन में स्लाइटली लोडिंग जब आप देखोगे, पढ़ोगे किसी क्वेश्चन में, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज बहुत ज़्यादा मत करना। ऑलराइट, सिमिलरली बच्चों और एक प्रोसेस है फाइलिंग या कह सकते हो फाइलिंग या रबिंग विथ फाइल, और इसे हम वैनिंग भी कहते हैं। वैनिंग का मतलब है सीधी सी बात है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना। मतलब मान के चलो ट्यूनिंग फॉर्क का ये प्रोंग है और मान के चलो ये स्केल नहीं, एक फाइल है। जैसे मैंने कहा ना कारपेंट्री ये फाइल से रगड़ते हैं, इसको आप अगर रब कर दोगे, अगर इसमें रब कर दोगे ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग को, तो रब करने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी विल ग्रो। सपोज करो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी लाइन है, ऑलराइट, और ट्यूनिंग फॉर्क विदाउट रबिंग इस कंडीशन में था, नेचुरल सिचुएशन में। सपोज करो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर आप रबिंग करोगे यानी फाइलिंग करोगे तो फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ बढ़ने लगे, इट विल गो फॉरवर्ड। मतलब ये बढ़कर मान के चलो ये फ्रीक्वेंसी हो गया 264 हर्ट्ज। तो ये प्रोसेस होता है। तो आगे जो बीट्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बीट्स के बारे में थोड़ा। देखिए बच्चों, व्हेन एट ए पॉइंट व्हेन the frequency variation takes place, or frequency या intensity variation takes place due to superposition of two waves of nearly the same frequency. This is called phenomenon of beat. जैसे मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया, it is the phenomenon of periodic variation in intensity at a particular position. It is the variation of intensity at a particular position by virtue of what? By virtue on the account of superposition of waves of nearly equal frequency is called beats. नाउ यहाँ पे जैसे देखो जो कोर पॉइंट है, मैंने ओवरऑल आप सभी जानते हो बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बीट फ्रीक्वेंसी जो है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेना होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट मैंने लिख के रखा है। मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि F1 एंड F2 आर टू वेव्स आर द फ्रीक्वेंसीज are frequencies of two waves,
टू वेव्स गेटिंग सुपर इम्पोज्ड। ठीक है बच्चों, F1 F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू वेव्स गेटिंग सुपर इम्पोज्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी बीट्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि एट ए पॉइंट आपको याद रखना है, एट ए पॉइंट द एम्पलीट्यूड वेरिएशन टेक्स प्लेस विद द फ्रीक्वेंसी। याद रखना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, frequency of variation of amplitude at a point, it is given by f1 minus f2 डिवाइड बाई 2 मॉड्यूलस लगाते हैं हम। क्यों? क्योंकि f1 और f2 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है वो हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, वैसे आप जानते हो कि भाई इंटेंसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मीन्स इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन of intensity at a point। ठीक है, तो बच्चों एज i इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे जो fb यानी बीट फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे वो हो जाएगा f1 माइनस f2 का डिफरेंस विद ए मॉड्यूलस, क्योंकि हमें नहीं पता कि f1 बड़ा है या f2 ज्यादा है। इन केस ऑफ f2 बिगर है तो ये माइनस आएगा, मॉड लगाने के बाद ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट मैंने जो लिख के रखा है, देखिए टू ऑब्जर्व फिनोमेना ऑफ बीट्स द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ऑफ द सुपरइम्पोजिंग वेव्स मस्ट बी लेस देन 10 हर्ट्ज। ठीक है ना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यानी बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो डेल्टा एफ शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज, ये होना चाहिए टू हैव मतलब टू सो दैट वी कैन हियर द बीट्स, ऑलराइट, टू गेट बीट्स। ये है बच्चों। चौथा पॉइंट ही है कि अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है देखो दो वेव्स है, एक का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एक का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, दोनों वेव्स में दे आर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड, सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो आपको याद रखना है, सी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज बेसिकली द अरिथमेटिक मीन f1 प्लस f2 डिवाइड बाई 2। तो मेनली बच्चों ये चार आपको बीट्स के क्वेश्चन के लिए पॉइंट्स याद रखना है। बीट्स के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि भाई it is either based on your tuning fork और जहाँ कहीं भी फ्रीक्वेंसी चेंज का चांस है। ठीक है, तो ये बीट्स के लिए जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैंने बता दिया। अब कुछ एक एप्लीकेशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन में सपोज करो हमें पूछा गया है, एक सिचुएशन बताया गया कि वी हैव ए सोर्स ऑफ साउंड and another source of sound, there are two sources। सपोज करो एक सिचुएशन है बच्चों, देखते हैं एक सिचुएशन में हमें बताया गया है कि सी देयर इज ए ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, एंड ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बच्चों, जिसके बारे में बताया गया कि इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर मान लीजिए। ऑलराइट, नाउ दे आर सेइंग कि इनिशियली नो बीट्स। अगर दोनों सोर्स वाइब्रेटिंग है और आपको कोई भी बीट्स नहीं मिल पा रहा है तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं द सोर्सेज आर इन यूनिसन। यूनिसन मतलब दे आर वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्टिंग में बताया गया कि एक 100 सेंटीमीटर का स्ट्रिंग जो कि वाइब्रेटिंग है और एक ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो यूनिसन में है, यानी देयर इज नो बीट्स। ऑलराइट, अब हमें बताया गया बच्चों, नाउ लेट अस हैव सम चेंज। अब हमें बताया गया कि सी if the length is decreased, if the length is decreased to मान लीजिए 98 सेंटीमीटर, ये बताया गया है। मतलब उस स्ट्रिंग के बाकी कुछ भी नया चेंज करके, यानी टेंशन को चेंज ना करके, सिर्फ उसका इफेक्टिव लेंथ को हमने चेंज कर दिया, कितना 100 से 98 कर दिया। नाउ 4
4 beats per second, 4 beats per second is obtained. अब क्या है, देखो हमने ट्यूनिंग फॉर्क को तो कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन बच्चों स्ट्रिंग को हमने लेंथ छोटा कर दिया है। तो अब लेकिन 4 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क, ये हमें पूछा गया है, एंड दैट ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग both initially and finally। मानो ये पूछा गया है कि भाई ये तो हमें पता है कि स्टार्टिंग में ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है, क्यों, दे वर इन यूनिसन। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। देखो कैसे, सपोज करो कि स्टार्टिंग सिचुएशन ये है कि जब इसका लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ऑलराइट, और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है बच्चों। सपोज करो इसका फ्रीक्वेंसी है f1, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फ्रीक्वेंसी भी f1 है, ऑलराइट। अब आप देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फॉर्क का, दैट रिमेन f1, लेकिन हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है। मार्क करो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने छोटा कर दिया, बाकी चीजों को हमने नहीं चेंज किया, तो इट हैज बिकम 98 सेंटीमीटर। अब आप जरा याद कीजिए बच्चों कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है, उसमें हमने पढ़ा था इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, लॉ ऑफ सोनोमीटर, याद करो। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√, टेंशन, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√, टेंशन। देखो हमें एक बार याद करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/L, प्रोपोर्शनल टू √, टेंशन प्रोपोर्शनल टू 1/लीनियर डेंसिटी, √, ये होता है ना बेसिकली जो फॉर्मूलेशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आता है। अब बच्चों देखो कि हमें क्लियर कट पता है कि हमने स्ट्रिंग का लेंथ कम किया है, यानी अब फ्रीक्वेंसी ये बढ़कर, मैं कह रहा हूं इंक्रीज होकर, क्यों, किस लॉजिक से कहा मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने स्ट्रिंग का लेंथ को बढ़ा दिया तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़कर f2 हो गया है। तो मुझे पता चल गया कि नाउ f2 इज बिगर देन f1। अब देखो स्टार्टिंग में इनमें से कोई बीट्स नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों यूनिसन में थे, यानी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था। अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अब हम कहेंगे कि एक तो है कि f2 और f1 में से f2 ऑब्वियस सी बात है बड़ा है और f1 छोटा है, इनमें डिफरेंस जो है वही बीट फ्रीक्वेंसी है। एक तो ये सिचुएशन यहाँ पे है। दूसरी बात है कि अगर बच्चों आप इसके साथ इसको कंपेयर करोगे तो देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो आप ऑब्वियस सी बात आपको मिलेगा कि f2 बड़ा है, f1 छोटा है। क्यों, क्योंकि L1 बड़ा है और L2 छोटा है। तो इस तरीके से हम कोरिलेट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना। आप ही बताइए कि यहाँ पे अगर f2 को मैं एक्सप्रेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा 50/49 f1। अब इसी को मैं इसमें यूज करता हूँ तो व्हाट आई शैल गेट, आई विल गेट 50/49 f1, so I have written for f2 minus f1 is equals to 4। अब आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए क्या मिलेगा हमें, f1 इनसाइड ब्रैकेट विल बी हैविंग 49, ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4। सो आई एम गेटिंग f1 इज इक्वल्स टू व्हाट बताइए, 49 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 196 हर्ट्ज, ठीक है। सो वी गॉट f1 मतलब क्या मिल गया हमें कि स्टार्टिंग में इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क। मतलब बच्चों देखो हमें मिल गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, हमें मिल गया कि इनिशियली इसका क्या है। फाइनली क्या होगा बच्चों, देखो फाइनली f2 जो है, इधर आप ये यूज कर सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो, या तो आप इस रिलेशन को यूज करो कि f2 जो है वो f1 से 4 बड़ा है, यानी आपको मिलेगा ये 200 हर्ट्ज, ठीक है। आगे हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में मान के चलो, इसी क्वेश्चन में हमें बताया गया कि स्टार्टिंग में हमारे पास था बीट्स का नंबर 4 और बाद में भी बीट्स का नंबर 4, तो वहाँ पे उसे हम कैसे टैकल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त यहाँ पे लाइव क्लासेस में बताऊंगा बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। देखिए आगे जो है आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि बाय नेक्स्ट सेशन आप लोग बस डॉपलर इफेक्ट तो मैं अलग से समझाऊंगा बच्चों,
आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है, साउंड वेव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, जिसमें इंटेंसिटी, लाउडनेस है ना, क्वालिटी, पिच, ये सब के बारे में मैंने लिखा है, उसको एक बार पढ़ के रखिएगा। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस कुछ भेजूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है। बाकी देखो बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम डॉपलर इफेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इस वीडियो को वॉच कर लेना, जरूरत पड़े तो आपके पास नोट्स तो है ही, आप उसको देखकर एक बार नोट्स भी मतलब खुद के रिवीजन के लिए कर लेना। फिर हम देखते हैं, कल मिलते हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट।